नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट 3 में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं नीति शतकम। देखिए, महाकवि जो भर्तृहरि हैं उन्होंने नीति शतकम में क्या कहा है। ये जो पहला श्लोक है, इस पहले श्लोक में विद्यार्थियों सत्संगति का महत्व बताते हुए वे कवि कहते हैं कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाची सत्यम मनोन्नतिम दशति पापम अपाकरोति चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसा। देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो सत्संगति होती है, सत्संगति बोलते हैं सताम संगतिय सत्संगतिय, सज्जनों का जो संग होता है, सज्जनों की जो संगति होती है उसको क्या कहते हैं विद्यार्थियों? सत्संगति कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जाड्यम धियो हरति, कि धिया कहते हैं बुद्धि को, कि ये जो सत्संगति है वह बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। दूसरा दिया सिंचति वाची सत्यम, कि सिंचति सेचन करती है, वाची माने वाणी में, सत्यम माने सत्य का। क्या कहते हैं? जाड्यम धियो हरति, कि यह बुद्धि की जड़ता को हरती है। सिंचति वाची सत्यम, और वाणी में सत्य का संचार करती है। मनोन्नतिम दशति, मन को उन्नति प्रदान करती है। पापम अपाकरोति, और यह पाप को दूर करती है। मनोन्नतिम दशति, मन को उन्नति प्रदान करती है। पापम अपाकरोति, पाप को दूर करती है। चेतः प्रसादयति, चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, और दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। सत्संगतिय कथय किम न करोति पुंसाम, कि जो सत्संगति होती है बताइए वह पुरुषों के लिए क्या नहीं करती है, अर्थात वह सब कुछ करती है। क्या बताया? कि जो सत्संगति होती है वह व्यक्ति की जड़ता को हर लेती है और व्यक्ति की वाणी में सत्य का संचार करती है। वह मन को उन्नति प्रदान करती है और पाप को दूर कर देती है और चित्त को प्रसन्न करती है और उस व्यक्ति की प्रशंसा सभी दिशाओं में फैला देती है। इस प्रकार से पुरुषों के लिए सत्संगति क्या नहीं करती है। इस प्रकार से कवि भारवी कहते हैं कि सज्जनों की संगति जो होती है वह व्यक्ति के लिए सब कुछ करती है। देखिए, जब आप विशेष देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसी प्रकार से विद्यार्थियों जब आप गिनेंगे आपको पता चल जाएगा कि 14 वर्ण का जो छंद होता है वह कौन सा होता है? बसंत तिल का छंद। आप विशेष में पहला लिख देंगे इस पद्य में बसंत तिल का छंद है, और दूसरा पॉइंट लिख देंगे कि इस पद्य में कवि ने सत्संगति के महत्व को बताया है। अब देखिए व्याकरण। अब व्याकरण में क्या लिखेंगे आप? देखिए, पहला पॉइंट लिखते हैं हम हरति। आप लिखेंगे हिरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। दूसरा मनोन्नतिम, इसमें आप लिखेंगे विद्यार्थियों मन प्लस उन्नतिम, और संधि हो जाएगी आपकी गुण संधि। करोति, आप लिखेंगे क्री धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद देखिए
सिंचति, आप लिखेंगे सिंच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। पांचवा तनोति, तन धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। और देखिए इसके अलावा विद्यार्थियों सत्संगति लिख लेंगे आप। सत्संगति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। फिर देखिए आप लिख लेंगे कीर्तिम, कीर्ति शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन। फिर देखिए पापम, पाप शब्द है द्वितीय विभक्ति एक वचन है। दिशति में हो जाएगा दिस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वाची, वच धातु सप्तमी विभक्ति एक वचन। सत्यम प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति एक वचन। इस प्रकार से विद्यार्थियों अनेक व्याकरण टिप्पणियां इसमें हो जाएंगी। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं, कवि महान व्यक्तियों के चरित्र के विषय में कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं कवि कि बहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थितां कमठ पतिना मध्ये पृष्ठम सदा सच धार्यते तमपि कुरुते क्रोडाधीनम पयोधि अनादरात अहन्यः सीमानश्चरितम विभूतया। कि जो महापुरुष होते हैं उनका जो चरित्र होता है वह कैसा होता है जिसकी कोई भी सीमा नहीं होती है। क्या कहा विद्यार्थियों कि न्यः अरे न्यः सीमानः कि सीमा से रहित होता है चरित्र विभूतया। कि जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र की विभूतियां सीमा रहित होती हैं। बहति भुवन श्रेणीम शेषः, क्या बताया कि बहति भुवन श्रेणीम शेषः कि जो शेषनाग है वो लोक सभी लोकों को धारण करता है, पृथ्वी लोक को धारण करता है। बहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थिताम। क्या कहते हैं कि बहति भुवन श्रेणीम शेषः फणा फलक स्थिताम। कि जो शेषनाग होता है बहति भुवन श्रेणीम फणा फलक स्थिताम शेषः कि जो शेषनाग होता है वह अपने फन पर स्थित पृथ्वी लोक को धारण करता है। क्योंकि हमारे पुराणों में वेद शास्त्र आदि में ऐसा वर्णन मिलता है विद्यार्थियों कि जो हमारी पृथ्वी है वह किस पर टिकी हुई है, सांप के फन पर टिकी हुई है। तो क्या कहते हैं बहति भुवन श्रेणी शेषः फणा फलक स्थिताम कि सर्प अपने फन पर स्थित पृथ्वी को धारण करता है। दूसरा दिया कमठ पतिना, कमठपति कहते हैं विद्यार्थियों कछुए को कि कमठ पतिना कछुए के द्वारा
मध्य पृष्ठम, मध्य माने मध्य, पृष्ठम माने पीठ पर, सदा च धार्यते, वह हमेशा धारण किया जाता है। क्या कहा? बहती भुवन श्रेणी शेष, कि जो शेषनाग है वह तीनों लोकों पृथ्वी लोक को अपने फन पर धारण करता है, और कमठपतिना, कछुए के द्वारा, मध्य पृष्ठम सदा च धार्यते, कि वह पीठ के मध्य भाग पर हमेशा धारण किया जाता है। और तमपि क्रूते क्रोडाधीनम, और तमपि उसको भी, किसको भी? उस कछुए को भी, क्रोडाधीनम अपनी गोद में, पयोधिय जो समुद्र है, क्रूते अनादरात बिना किसी थकान, बिना किसी खिन्नता के वह समुद्र उस कछुए को अपनी गोद में धारण करता है। और अरे नेह सीमान चरित्र विभूतया, कि जो चरित्रों की विभूतियाँ होती हैं, जो महान चरित्र होते हैं, उनकी कोई भी सीमा नहीं होती। जैसे उदाहरण दिया कि बहती भुवन श्रेणी शेष फणा फलक स्थितम, कि जो शेष नाग है अपने फन पर स्थित पृथ्वी लोक को धारण करता है। कमठपतिना, कि कछुए के द्वारा, मध्य पृष्ठम सच धार्यते, कि वह जो कछुआ है वह अपनी पीठ पर उस शेषनाग को धारण करता है। और तमपि उस शेषनाग को भी, क्रोडाधीनम पयोधिय अनादरात, कि उस कछुए को भी क्रूते करता है। क्रोड, क्रोड कहते हैं गोद के अधीन, अपनी गोद में। पयोधिय, पयोधि कहते हैं समुद्र। अनादरात बिना किसी खिन्नता के, बिना किसी गिलानी के समुद्र भी उस कछुए को धारण करता है। अर्थात शेषनाग अपने फन पर पृथ्वी को धारण करता है, उस शेषनाग को अपनी मध्य पीठ पर कछुआ धारण करता है, और उस कछुए को भी बिना किसी खिन्नता के समुद्र अपनी गोद में धारण करता है। नेह सीमान चरित्र विभूतया, कि अरे बड़े आश्चर्य की बात है कि जो महान व्यक्ति होते हैं उनके चरित्र की कोई भी सीमा नहीं होती है, असीम होता है उनका चरित्र। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए। अब देखिए विद्यार्थियों, इसमें आप देखेंगे छंद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखिए इसमें हरिणी छंद है, और आप लिख देंगे दूसरा कि इसमें उदाहरण दिए गए हैं, ये सब उदाहरण हैं, तो आप लिख देंगे इसमें दृष्टांत अलंकार है। और तीसरा लिख सकते हैं आप महापुरुषों के चरित्र के विषय में इसमें बताया गया है। अब देखिए व्याकरण टिप्पणी, जैसे मैं पहला लिखूं बहती, तो आप लिखेंगे वह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप लिखेंगे धार्यते, धार्यते में आप लिखेंगे धीरी धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसके बाद तीसरा लिखेंगे विद्यार्थियों कमठपतिना, कमठपतिना आप लिख देंगे तृतीया विभक्ति
एक वचन, और इसके बाद चौथा लिख देंगे क्रोडाधीनम। क्रोड प्लस अधीनम, दीर्घ संधि हो जाएगी। और पांचवा है विद्यार्थी, इसमें आप लिख देंगे मध्य, आप लिखेंगे मध्य शब्द, सप्तमी एक वचन, कुरुते, किरी धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन, प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए, महान पुरुषों के विषय में बताते हैं कवि कि क्षुत क्षामो अपि जरा कृशो अपि शिथिल प्रायो अपि कष्टान दशान आपन्नो अपि विपन्न दीदित्य अपि प्राणेषु नश्यत्सु अपि मत्तेवेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासैक बद्ध स्पृह किम जीनम तृणम अत्तिमान हताम अग्रेसरा केसरी। देखिए, इसमें क्या बताया है कि जो व्यक्ति पराक्रमी होते हैं वह अपने पराक्रम के अनुसार ही कार्य करते हैं। देखिए कि क्षुत क्षामो अपि, क्षुत कहते हैं भूख को, बुभुक्षा को, कि क्षुत क्षामो अपि, कि क्षुत क्षाम कहते हैं क्रस, थका हुआ, कि भूख से थका हुआ होने पर भी, क्रस होने पर भी, जरा क्रसोपि, बुढ़ापे से क्रस हुआ भी, शिथिल प्रायोपि, शिथिल हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कि कष्ट की दशा को प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दीदित्यपि, तेज की समाप्ति हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यपि, प्राणों के नष्ट की स्थिति हो जाने पर भी, मत्त इव इंद्र विभिन्न कुंभ पिशित ग्रासिक बद्ध, मत्त कहते हैं मदमस्त, इव कहते हैं हाथी को, इंद्र कहते हैं स्वामी, मदमस्त हाथी, विभिन्न उसके फाड़ करके, कुंभ को, पिशित मांस को, ग्रासैक बद्ध स्पृह खाने की जो इच्छा वाला होता है, किम जीर्णम तृणमत्ति, क्या घास फूस आदि खा सकता है, मान महताम अग्रेसर केसरी, कि जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं उन स्वाभिमानी व्यक्तियों में जिसकी गणना सबसे आगे होती है, ऐसा जो शेर होता है, क्या वह कभी घास खा सकता है? शेर कभी भी घास नहीं खा सकता, चाहे उसके प्राणों पे कैसी भी विपत्ति आ जाए, उसकी स्थिति कैसी भी हो जाए, लेकिन क्या शेर कभी भी घास नहीं खाता है।
इसी में कहा गया है, देखिए क्षुत क्षामो अपि, कि भूख से भूखा होने पर भी, कृश होने पर भी, जरा कृशोपि, और वृद्ध होने पर, कमजोर हो जाने पर भी, शिथिल प्रायोपि, थका हुआ हो जाने पर भी, कष्टाम दशाम आपन्नोपि, कष्ट की दशा प्राप्त हो जाने पर भी, विपन्न दीदित्यपि, उसके तेज की क्षीणता हो जाने पर भी, प्राणेषु नश्यपि, प्राणों के नष्ट हो जाने पर भी, मत्त एव इंद्र, मदमस्त हाथी के विभिन्न कुंभ को फाड़ करके, पिसित ग्रासैक स्पृह, जो मांस खाने की इच्छा करता है ऐसा, किम जीर्णम तृणमत्ति, क्या घास फूस आदि को खाता है, मान महताम अग्रेसरा, स्वाभिमानी व्यक्तियों में जिसकी गणना प्रथम स्थान पर होती है, ऐसा केसरी, ऐसा शेर। यहाँ कवि ने शेर का उदाहरण देकर के यह बताया है कि शेर पर कैसी भी विपत्ति आ जाए तो शेर कभी भी घास नहीं खाता है, चाहे उसकी स्थिति भूख से खूब भूखा हो, बुढ़ापे से अगर वह बूढ़ा हो गया है और शिथिल हो गया है, कष्ट की दशा आ गई है और उसका तेज अगर कम हो गया है, उसके प्राण नष्ट होने वाले हैं, फिर भी जो हाथी को मारकर मांस खाने का जो इच्छुक होता है शेर, वह कभी भी घास नहीं खाता है। इसलिए जो पराक्रमी व्यक्ति होते हैं वह हमेशा अपने पराक्रम के अनुसार ही कार्य करते हैं, अन्य व्यक्ति के समान कार्य नहीं करते। देखिए आप इसको एक बार पढ़ के, अब देखिए व्याकरण टिप्पणी देखेंगे आप कि देखिए क्षुत क्षामोपि, पहला है क्षुत क्षामोपि, आप लिखेंगे क्षुत क्षामो प्लस अपि, और संधि हो जाएगी आपकी पूर्व रूप। इसके बाद विद्यार्थियों आप लिखेंगे तृणम अत्ति, आप लिखेंगे अद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, मत्तेभेंद्र, मत्तेभेंद्र, आप लिखेंगे मत्त प्लस एव प्लस इंद्र। इन सब में विद्यार्थियों गुण संधि है। कौन सी संधि है? गुण संधि। और इसके बाद देखिए चतुर्थ है ग्रासयिक, आप लिखेंगे ग्रास प्लस एक, और संधि हो जाएगी विद्यार्थियों वृद्धि, और सूत्र लिख देंगे आप वृद्धि रेची। और उसके बाद आप देखिए विभिन्न, आप लिखेंगे विद्यार्थियों बे उपसर्ग भेद धातु और त प्रत्यय, और छठवां है विपन्न, आप
लिखेंगे बी उपसर्ग पद धातु ता प्रत्यय। प्रिय विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए विद्यार्थियों, हम कुछ समय बाद क्या है आपके लिए व्याकरण प्रारंभ करेंगे, क्योंकि ये अभी पहला पेपर चल रहा है। और जब विद्यार्थियों ये हमारा पहला पेपर समाप्त हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, व्याकरण प्रारंभ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण में एक पुस्तक लानी है आपको, लघु सिद्धांत कौमुदी। और इस लघु सिद्धांत कौमुदी विद्यार्थियों आपको लाना है संधि प्रकरण। इसके बाद देखिए एक पुस्तक लानी है आपको अनुवाद के लिए, और पुस्तक का नाम है रचनानुवाद कौमुदी। कपिल द्विवेदी। ये लानी है विद्यार्थियों पुस्तक। ये जो पुस्तक है हमारी वह 3 भागों में आती है, एक बाल, एक मध्यम और एक प्रौढ़। तो आपको प्रौढ़ वाली और बाल वाली नहीं लानी है, ना तो प्रौढ़ लानी है, वह ज़्यादा बढ़िया एमए में काम आती है, और ना ही
बाल वाली लानी है वह बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो ये पुस्तकें आप ले आएंगे विद्यार्थियों। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संस्कृति के मूल तत्व पढ़ेंगे और हम किरातार्जुनीयम पढ़ेंगे। तो किरातार्जुनीयम नाटक का प्रथम सर्ग है सिलेबस में। तो विद्यार्थियों जो पुस्तकें आपको पढ़ाई जा रही हैं आप उन पुस्तकों को खरीद लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।